नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। अब वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। खबर देहरादून से है, जहाँ उधम सिंह नगर जिले के दौरे पर है मुख्यमंत्री धामी, जहाँ 11:10 पर तिरंगा झंडा भूमि पूजन कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग और कुंजाबाग तिराहा खतीमा में आयोजित हो गए कार्यक्रम। उसके बाद 11:20 पर सैनिक सम्मान समारोह में करेंगे प्रतिभाग, जो तराई बीज विकास निगम मैदान खतीबा में किया गया है आयोजित। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर उधम सिंह नगर जिले के दौरे पर है मुख्यमंत्री धामी, जो 11:10 पर तिरंगा झंडा भूमि पूजन कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। कंजाबाग तिराहा खतीमा में आयोजित होगा ये कार्यक्रम और उसी के बाद 11:20 पर सैनिक सम्मान समारोह में करेंगे प्रतिभाग। तराई बीज विकास निगम मैदान खतीमा में किया गया है आयोजित। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से जुड़ी बताई जा रही है। अब देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चार धाम यात्रा की तैयारियां हुई हैं तेज। उत्तराखंड में जल्द शुरू होगी चार धाम यात्रा। हर साल की तरह इस बार भी साइबर ठग हुए हैं सक्रिय, जिसको लेकर पुलिस ने ठगों को लेकर जारी किया है अलर्ट। वही ठगों से सतर्क रहने की प्रशासन ने की है अपील, जिसमें अंतिम रूप में है चार धाम की यात्रा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, देहरादून से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहाँ चार धाम यात्रा की तैयारियां हुई हैं तेज। उत्तराखंड में जल्द शुरू होगी चार धाम यात्रा, जो हर साल की तरह इस बार भी साइबर ठग हुए हैं सक्रिय, जिसमें पुलिस ने ठगों को लेकर जारी किया है अलर्ट। वहीं ठगों से सतर्क रहने की प्रशासन ने की है अपील। वहीं पर आपको बता दें कि अंतिम रूप में है चार धाम यात्रा की तैयारियां। इस वक्त की बड़ी खबर। नंदा सुनंदा योजना के तहत जिलाधिकारी सविन बंसल ने गरीब असहाय बालिकाओं को चेक वितरण कार्यक्रम के तहत चेक दिए हैं और इसको लेकर बताया जा रहा है कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अब निर्धन असहाय अनाथ छात्राएं आगे की पढ़ाई आसानी से कर पाएंगी, जिसको लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल ने नंदा सुनंदा योजना की शुरुआत कर जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क स्नातक एवं कौशल शिक्षा में दाखिले के द्वारा खोल दिए हैं, जहां प्रशासन ने अभ्यर्थियों के चयन के लिए बहुविषयक समिति का गठन किया है। वहीं जनता दरबार एवं बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से चयन प्रक्रिया की जाएगी, जिससे योजना की पात्रता में असली हकदार शामिल हो सकेंगे। जिस शिक्षण संस्थान में छात्रा का दाखिला किया जाएगा, उसी शिक्षण संस्थान के खाते में यह धनराशि डाली जाएगी। वहीं हर सप्ताह जरूरतमंद का चयन किया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी सविन बंसल ने गरीब अनाथ असहाय और विषम परिस्थितियों में रहकर पढ़ने और आगे बढ़ने की इच्छा और सोच रखने की बेटियों को आर्थिक सहायता दी है और इस पर उन्होंने कहा है कि हम ऐसी बेटियों को मदद कर रहे हैं जो बेटियां कठिन परिस्थितियों में रहकर भी खुद और अपने परिवार का सशक्त बनाना चाहती हैं। वे नंदा सुनंदा योजना में कमजोर वर्ग की बालिकाओं के चयन के लिए जिला स्तर पर समिति गठन के साथ एसओपी भी तैयार की गई है। ऐसे हालात होते हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस उत्पन्न हो जाते हैं जिसमें इंडिविजुअल्स का फैमिलीज का नियंत्रण नहीं होता। इट इज़ अ पार्ट ऑफ फेट और डेस्टिनी। पर ऐसे में चलते हुए एज ह्यूमन और एज एडमिनिस्ट्रेटिव विंग ऑफ द गवर्नमेंट ये हमारा दायित्व है कि जो ऐसी बालिकाएँ हैं जिनकी इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं या कुछ ट्रेजिक सर्कमस्टेंसेस हो गए हैं फैमिलीज में, उसके चलते उनकी पढ़ाई ना हो। यहाँ पे ऑनरेबल सीएम बालिकाओं को और शिक्षा को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो उसी से प्रेरणा लेते हुए हमारे जनपद में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का शुरू किया गया है, क्योंकि हमारी टीम का ये मानना है कि ऐसी जो सर्कमस्टेंसेस से इन्फेक्टेड बालिकाएँ हैं जिनको पढ़ाई छोड़नी पड़ गई बीच में, चाहे स्कूल की या कॉलेज की या पोस्ट ग्रेजुएशन की, रियलिटी में हमारे वास्तविक जीवन की नंदा सुनंदा देवियाँ यही बालिकाएँ हैं। और जैसे हम देवियों को पूछते हैं, तो इन बालिकाओं
को यदि हम किसी भी तरह से सपोर्ट कर पाते हैं कि उनके एजुकेशन को हम रिज्यूम करवा पाते हैं, वही इट्स काइंड ऑफ वर्शिप होता है। है जहां पर आज नंदा सुनंदा योजना के तहत जिलाधिकारी ने बांटे हैं चेक, जिसमें गरीब असहाय बालिकाओं को ये चेक वितरित किए गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि आगे की पढ़ाई आसानी से कर पाएंगी निर्धन, असहाय और अनाथ छात्राएं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, जिस तरीके से आज नंदा सुनंदा योजना के तहत जिलाधिकारी ने चेक बांटे हैं, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, देहरादून में जिलाधिकारी ने गरीब छात्राओं को चेक वितरित किए हैं और पूरे प्रदेश में ये योजना चलाई जा रही है। नंदा देवी सुनंदा देवी के नाम पर ये योजना है और बालिकाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है और इसी के तहत ये योजना चलाई जा रही है ताकि जो गरीब और असहाय बालिकाएं हैं वो आगे की अपनी पढ़ाई कर सकें, क्योंकि जो मेधावी छात्राएं हैं और अगर धनाभाव की वजह से और पारिवारिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से अगर वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती हैं या उनके अंदर जो योग्यता है उस योग्यता को हासिल नहीं कर पाती हैं, तो ये सरकार की विफलता कहलाएगी। तो ऐसे में सरकार की ओर से यही प्रयास किए गए हैं कि नंदा सुनंदा योजना के तहत उन चिन्हित बालिकाओं को हर संभव बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई है और खासतौर पर जो 12वीं के पास करने के बाद जो बालिकाएं हैं वो आगे की कैसे पढ़ाई कर सकें और इसके साथ साथ जो अन्य जो उनके हुनर हैं, अगर वो उन क्षेत्रों में जाना चाहती है, कुछ सीखना चाहती है, तो उनको भी आगे उस क्षेत्र में बढ़ने के लिए मौका मिले और कहीं पर भी धन की कमी आड़े ना आए। इसको लेकर के सरकार ने ये योजना तैयार की है और इसी के तहत समय समय पर बालिकाओं को चेक वितरित किए जाते हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाता है और देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल लगातार कई महीनों से इस तरह के जो चेक है उसका वितरण कर रहे हैं और गरीब और असहाय बालिकाओं का जो चयन किया जाता है उन चयनित बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर इस तरह इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रयास किए जा रहे हैं। जी अजय जी, जिस तरीके से जो चेक वितरित किए गए हैं और इस चेक की जो राशि है वो क्या सीधे उन अभिभावकों के खातों में जाएगी या वहाँ जो स्कूल है उनके खातों में जाएगी? नहीं, देखिए, ये जो पैसे हैं ये सीधे बालिकाओं के खाते में जाती है और बालिकाओं को आगे की जो पढ़ाई है उसके बारे में चूंकि कई तरह से जांच परख भी की जाती है, उनके अंक देखे जाते हैं और एक कमेटी है जिले में, वो कमेटी निर्धारित करती है कि कौन कौन सी ऐसी बालिकाएं हैं जिनको जो मेधावी बालिकाएं हैं उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है और उनको आगे बढ़ाया जाए। और नंदा सुनंदा देवी के नाम पर इस योजना को चलाते हुए उन बालिकाओं को सम्मानित किया जाता है और उनको सरकार की ओर से प्रोत्साहित करने के साथ साथ ये आश्वासन भी दिया जाता है कि कहीं पर भी धन की कमी जो है आड़े नहीं आएगी और अगर उनके अंदर हुनर है, अगर आगे वो पढ़ाई करना चाहती हैं, अच्छे अंक लाना चाहती हैं, तो सरकार उनके साथ है और प्रशासन के लोग उन चयनित बालिकाओं को सीधे चेक वितरित करते हैं और वो चेक उनके खातों में जो पैसा है वो जमा होता है और फिर वो आगे की अपनी पढ़ाई और जो कोर्स करना चाहती हैं, चाहे अन्य जो हुनर क्षेत्र में जाना चाहती हैं, तो वो उस क्षेत्र में जाएं और उनको भी कभी ये एहसास न हो कि उनकी आर्थिकी कमजोर है, उनके परिवार की आर्थिकी कमजोर है और इस वजह से वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाई, आगे नहीं बढ़ पाई, इस तरह का उनके मन में कोई शंका न हो, इसी के समाधान के लिए सरकार की ओर से इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। जी अजय जी, जिस तरीके से छात्राओं को ये चेक वितरित किए गए हैं वो किस आधार पर उन छात्राओं का चयन किया जाता है और कितनी उम्र तक की छात्राओं को इस तरीके के चेकों का वितरण किया जा रहा है? देखिए, क्योंकि बहुत से ऐसे बालिकाएं हैं जैसे 12वीं पास करने के बाद आगे नहीं पढ़ पाती हैं, तो उनके लिए इस योजना को आगे वरीयता दी जाती है और क्योंकि उनके अंकों को देखा जाता है, इसी तरह से 10वीं में उनके जो अंक हैं उनको देखा जाता है और जो मेधावी छात्राएं होती हैं उन्हीं को आगे बढ़ने के लिए जो जिला प्रशासन की एक कमेटी है, शिक्षा विभाग के अधिकारी भी होते हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी होते हैं, वही तय करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बालिकाएं हैं जिनको आगे बढ़ाने की जरूरत है और जिन स्कूलों में वो अध्ययन कर रही हैं उन स्कूलों से
भी आवेदन मंगाए जाते हैं। हालांकि सभी बालिकाएं आवेदन भरती हैं, लेकिन जिन बालिकाओं का चयन होता है, जो मेधावी होती हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, उन्हीं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और उन्हीं को आगे प्रोत्साहित किया जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से देहरादून में नंदा सुनंदा योजना के तहत जिलाधिकारी ने चेक बांटे हैं, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि आगे की पढ़ाई के लेकर ये चेक बांटे गए हैं, जो निर्धन बालिकाओं को बांटे गए हैं, जो आगे की पढ़ाई करना चाहती है, उन्हीं का चयनित करके उन छात्राओं को ये चेक बांटे गए हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां 11 अप्रैल से शुरू होगी कमर्शियल वाहनों के ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया। जहां 11 अप्रैल से ऑनलाइन कर सकेंगे ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन। वहीं यात्रा पर जाने वाले वाहनों के लिए अनिवार्य होगा ये ग्रीन कार्ड। जब लोकल वाहनों का ग्रीन कार्ड 30 नवंबर तक रहेगा मान्य। वहीं बाहरी राज्यों के वाहनों के लिए 15 दिन तक मान रहेगा ये कार्ड, जहां सभी आरटीओ और एआरटीओ कार्यालय से जारी किए जाएंगे ग्रीन कार्ड। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पे ग्रीन कार्ड को लेकर एक खबर बताई जा रही है। जो 11 अप्रैल से शुरू होगी कमर्शियल वाहनों के ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया, जो 11 अप्रैल से ऑनलाइन कर सकेंगे ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन। और यात्रा पर जाने वाले वाहनों के लिए अनिवार्य होगा ये ग्रीन कार्ड। जो लोकल वाहनों का ग्रीन कार्ड 30 नवंबर तक रहेगा मान्य, जिसमें बाहरी राज्यों के वाहनों के लिए 15 दिन तक मान्य होगा ये कार्ड, जहां सभी आरटीओ और एआरटीओ कार्यालय से जारी किए जाएंगे ग्रीन कार्ड। और इस खबर पर भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, जिस तरीके से ग्रीन कार्ड जारी करने को लेकर एक तय किया गया है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? किस तरीके से ग्रीन कार्ड आरटीओ और एआरटीओ द्वारा जारी किए जाएंगे? देखिए, चार धाम यात्रा में भारी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं और चूंकि तमाम तीर्थयात्री ऐसे हैं कि जो अपने वाहनों से चार धाम यात्रा करने के लिए आते हैं, और बहुत से तीर्थयात्रियों के लिए चूंकि सरकार की ओर से वाहन की परमिट दी जाती है, उनको अनुमति दी जाती है कि वो वाहन यहाँ से चलाएं, क्योंकि उत्तराखंड के वाहन होते हैं तमाम, और बाकी अन्य वाहन जो हैं वो अन्य राज्यों से आते हैं। तो जो वाहन चालक हैं, क्या उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर वो वाहन चला सकते हैं? वाहनों की स्थिति क्या है? क्योंकि उनके फिटनेस के आधार पर ही उनको अनुमति दी जाती है, जिससे कि कहीं पर कोई दुर्घटना जैसी स्थिति ना हो। क्योंकि अगर खराब गाड़ियां अगर पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगी तो जाहिर है कि वो एक्सीडेंट उनसे हो सकता है, या वाहन जो चालक है उसके लाइसेंस वगैरह देखे जाते हैं कि कितने समय से वो वाहन चला रहे हैं, उनकी कार्यप्रणाली किस तरह से रही है, तो उनकी भी जांच की जाती है। तो इन वाहनों के जो फिटनेस की जांच करने के लिए आरटीओ और एआरटीओ जो कार्यालय हैं वहाँ पर वो लोग लेके जाते हैं। इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन करना होता है और मौके पर उनकी जांच भी की जाती है। तो ऐसे में उन ही गाड़ियों को आगे जाने की अनुमति दी जाती है जिनमें यहाँ से एनओसी दिया जाता है आरटीओ और एआरटीओ कार्यालय की ओर से। तो इसके लिए अब प्रक्रिया शुरू हो रही है, और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उत्तराखंड के वाहन हैं इनको जब एक बार ग्रीन कार्ड जारी होगा तो इनके लिए एक बार में ही नवंबर महीने तक के लिए ग्रीन कार्ड अलाउ किया जाएगा। लेकिन बाकी के जो अन्य वाहन हैं जो बाहर के राज्यों से आते हैं उनके लिए 15 दिन की अनुमति दी जाएगी। इसमें एक तर्क ये भी रखा गया है क्योंकि बहुत से ऐसे वाहन हैं जो बाहर के लोग आते हैं यहाँ पर, वो कुछ समय तक चार धाम यात्रा के दौरान चलते हैं, उसके बाद फिर वो वापस नहीं जाते हैं, वो यहीं पर रुक जाते हैं। हरिद्वार या ऋषिकेश में वो डेरा डाल लेते हैं और फिर वहां से जो तीर्थयात्रियों को लेकर के वो चारों धामों में जाते हैं। तो ऐसे में वो मनमानी तरीके से किराया वो वसूली भी करते हैं। इसके साथ साथ अगर वाहन की समय पर फिटनेस को लेकर के जो चूंकि एक बार ही जांच हो पाती है, तो ऐसे उन चालकों में जिस चालक की पहले जांच हुई है क्या वही चालक है जो गाड़ी को चला रहा है, या बाकी के दिनों में किसी अन्य व्यक्ति को ये गाड़ी को चलाने की अनुमति दे दी जाती है। तो ऐसे में ये जांच की जाती है और उनके लिए 15 दिन का ही अनुमति का देने का ये कार्यक्रम तय किया गया है। ये तय किया गया कि उनको केवल 15 दिन के लिए ही अनुमति दी जाएगी कि वो चार धाम यात्रा के दौरान गाड़ी चलाएं। इसके बाद उन गाड़ियों को वापस भेजने की
प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। तो ऐसे में जो स्थानीय जो यहाँ के वाहन चालक संघ है वो भी अब संतुष्ट हैं, क्योंकि वो लोग भी इस बात का विरोध कर रहे थे कि उनका रोजगार छिन जाता है, क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं वो यहीं पर रुक जाते हैं और चारधाम यात्रा के दौरान पूरे समय तक यहाँ रहते हैं। तो इससे उनका रोजगार प्रभावित होता है, क्योंकि जो तीर्थयात्री आते हैं वो उन्हीं बाहर वाले लोगों के वाहनों से ही यात्रा करने लग जाते हैं। तो यहाँ के जो वाहन चालक हैं वो परेशान रहते हैं, उनका रोजगार जो है वो प्रभावित होता है। जी अजय जी, ये ग्रीन कार्ड जी ये ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज मुख्य रूप से लगाने होंगे सभी वाहनों को? देखिए, वाहन की जो परमिट है वो कमर्शियल वाहन है, और इसके साथ साथ क्या वो निजी वाहन है, वाहन कितने समय पुराने हैं, और उनको क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से अनुमति, जो प्रदूषण की जो जांच होती है वो जांच है, उनके जो बाकी की अन्य जो जांच है, जो सर्टिफिकेट है वो जांच की जाती है कि क्या ये सर्टिफिकेट सारे सही हैं, और इंश्योरेंस क्या वैलिड है, कब तक के लिए वैलिड है, और इसके साथ साथ उन वाहनों का क्या कोई चालान वगैरह पहले से तो नहीं है, सरकारी पैसा उनके ऊपर बकाया तो नहीं है, ये तमाम चीजें हैं। इसके साथ साथ जो वाहन चालक हैं वो कितने समय से वाहन चला रहे हैं, उनके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कितना पुराना है, क्या उनको कमर्शियल वाहन चलाने की अनुमति है, और इसके साथ साथ ये तमाम जो चीजें हैं ये सारी चीजें जांच की जाती है। और उनसे ये भी पूछा जाता है कि पर्वतीय क्षेत्र में चलाने का क्या उनको अनुभव है, क्या वो चला सकते हैं। उनको ये भी बताया जाता है कि जो स्पीड है पर्वतीय क्षेत्र में चलाने के लिए गाड़ियों को, तो वो एक निर्धारित स्पीड के तहत ही उनको गाड़ी चलाना है। ये तमाम चीजों की जांच करने के बाद ही उन गाड़ियों को और उन चालकों को एनओसी सरकार की ओर से दी जाती है, यानी कि ट्रैफिक विभाग की ओर से दी जाती है, और उसके बाद ही वो यहाँ पर गाड़ियों का संचालन कर सकते हैं। मतलब अगर इन मानकों पे अगर वो खरे नहीं उतरते हैं, जो आपने बताया कि जो जो चीजें उन्होंने मांगे गए हैं, जो दस्तावेज उनको सबमिट करने हैं, अगर इन दस्तावेजों में किसी भी दस्तावेज में अगर कोई खामी पाई जाती है, अगर मान लीजिए उसको एक्सपीरियंस नहीं है और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस पुराना है या उसको एक्सपीरियंस नहीं है, अगर ऐसी चीजों के इन मानकों पे अगर वो खरे नहीं उतर पाते हैं, तो क्या उनको ग्रीन कार्ड तब भी क्या दिया जाएगा या उनको निरस्त कर दिया जाएगा? देखिए, ऐसे लोगों को ग्रीन कार्ड नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर के आरटीओ की ओर से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि चूंकि जो तीर्थयात्री आते हैं उनका जीवन कीमती है, और अगर किसी व्यक्ति के वजह से, किसी गाड़ी की वजह से अगर कहीं दिक्कत आती है तो वो स्वीकार्य नहीं है। तो इसके लिए सख्त नियम बनाए गए हैं और इसी का पालन करना होगा। ग्रीन कार्ड के लिए क्योंकि पहले से ये प्रक्रिया चली आ रही है, हर साल तीर्थ यात्रा शुरू होने से पहले ही इसकी जांच की जाती है, और इस बार भी इसकी जांच प्रक्रिया अब शुरू की जा रही है। और ऐसे लोगों को ही अनुमति दी जाएगी जो वैलिड होंगे, जो सही होंगे, जो गाड़ियां ठीक ठाक होंगी, उनको ही आगे अनुमति दी जाएगी, क्योंकि सामान्य तौर पर देखा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से चारधाम की यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर अब कमर्शियल वाहनों के ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया शुरू कर दी जा रही है, जो 11 अप्रैल से ऑनलाइन कर सकेंगे ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन, और यात्रा पर जाने वाले वाहनों के लिए अनिवार्य होगा ये ग्रीन कार्ड, और लोकल वाहनों का ग्रीन कार्ड 30 नवंबर तक मान रहेगा, और उसी के साथ बाहरी राज्यों के वाहनों के लिए 15 दिन तक मान्य होगा कार्ड, जो सभी आरटीओ और एआरटीओ कार्यालय से जारी किए जाएंगे। और अब हरिद्वार से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली हाईवे पर हुआ है एक भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराई है एक तेज रफ्तार कार, जहां हादसे में कार के परखच्चे उड़े हैं और हादसे में सहारनपुर निवासी युवक शगुन की मौत हुई है। इसमें 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं रानीपुर जाल के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर दिल्ली हाईवे पर हुआ है एक भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराई है तेज रफ्तार कार, जहां हादसे में कार के परखच्चे उड़े हैं और हादसे में सहारनपुर निवासी युवक शगुन की मौत हुई है और 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, और यह हादसा रानीपुर जाल के पास बताया जा रहा है। और अब देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो सरकारी स्कूल में घटती छात्र संख्या में मामले में धामी सरकार कराएगी जांच। जब छात्र संख्या घटने की जांच करेंगे 7 शिक्षा अधिकारी, जो शिक्षा विभाग ने गठित की है जांच समिति।
एपीडी समग्र शिक्षा कुलदीप गैरोला की अध्यक्षता में की गई है गठित। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने समिति गठन के दिए हैं आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर स्कूलों में छात्रों की घटती संख्या को लेकर धामी सरकार जांच कराएगी, जिसमें छात्र संख्या घटने की जांच करेंगे 7 शिक्षा अधिकारी, जिसमें शिक्षा विभाग ने गठित की है जांच समिति, जो कि एपीडी समग्र शिक्षा कुलदीप गैरोला की अध्यक्षता में की गई है गठित। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने समिति गठन के दिए हैं आदेश। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले दर्जनों गांव के स्थानीय सेब के काश्तकारों ने जोशीमठ के ब्लॉक सभागार में एक बैठक का आयोजन किया है और इस दौरान गुस्साए सेब के काश्तकारों का कहना है कि सन 2023 और 24 में सभी सेब के काश्तकारों ने अपने अपने सेब की फसलों का बीमा पॉलिसी किया था और जिसका भुगतान अभी तक किसानों को नहीं दिया गया है, जिसके चलते सारे किसान काफी दुखी हो चले हैं। और दरअसल जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले दर्जनों गांव में सेब की पैदावार होती है, जिसको लेकर सेब के काश्तकार अपनी फसलों का हर साल समय समय पर हजारों रुपयों का बीमा पॉलिसी कराते हैं और कई बार किसानों को जिसका लाभ भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। लेकिन इस बार सेब के काश्तकारों में काफी नाराजगी नजर आ रही है। हालांकि कई सेब के काश्तकारों को सेब फसल बीमा पॉलिसी की धनराशि उपलब्ध हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई सेब के ऐसे काश्तकार हैं जिन्हें बीमा पॉलिसी का धनराशि उपलब्ध नहीं हो पाई है। और इससे गुस्साए सेब के काश्तकारों का कहना है कि यदि उन्हें जल्द ही फसल बीमा पॉलिसी की धनराशि उपलब्ध नहीं हो पाएगी तो वे सारे लोग आने वाले दिनों में एक और आंदोलन करेंगे। देहरादून में केदारनाथ हेली सेवा की 1 महीने की बुकिंग फुल हो गई है, जो 1 माह के लिए टिकट बुकिंग स्लॉट खोला गया था, जो पहले ही दिन पूरे महीने की बुकिंग फुल हो गई और इसमें 23,150 यात्रियों की ही टिकट बुक हो पाई है। वहीं हेली सेवाओं को लेकर आपको बता दें कि 9 एविएशन कंपनियां केदारनाथ हेली सेवा का संचालन कर रही हैं, जिससे पवन हंस, आर्यन, थम्बी, ट्रांस भारत और ग्लोबल विक्ट्रा, हिमालयन हेली केस्ट्रल और एरो एयरक्राफ्ट शामिल हैं। और हेली सेवा के टिकटों की बुकिंग IRCTC को सौंपी गई है, जिसमें पहले ही दिन 23,150 यात्रियों ने केदारनाथ हेली टिकट बुक कराई है। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज। नमस्कार।